Hello students, I am Ajit Upadhyay. This is the sixth lecture of second chapter, that is solution. Okay. In this lecture, we will study about osmotic pressure, osmosis and reverse osmosis and its application. Okay students. Osmotic pressure is also a colligative property. जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस सॉल्यूशन चैप्टर में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने इन प्रीवियस लेक्चर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में विस्तार से एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स डेली लाइफ में एप्लीकेशंस। ओके। फिर बेटा इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का रह रहा है एबनॉर्मल मोलर मास से रिलेटेड, जिसमें हम लोग वन हाफ फैक्टर की बात करेंगे, एसोसिएशन की बात करेंगे, डिसोसिएशन की बात करेंगे। वो हम लोग का लेक्चर नंबर 7 होगा मीन्स, और उसके बाद ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मीन्स द होल चैप्टर या एंटायर चैप्टर इज क्लासिफाइड इनटू 7 लेक्चर्स। ओके। सब सीरियल से इस चैनल पे उपलब्ध हैं। आप उन्हें अगर नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करके और लेक्चर नंबर 7 तक जब आप पूरा देख लेंगे तो समझ जाइएगा कि आपका सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यानी पूरे सॉल्यूशन चैप्टर को हमने 7 पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आज हम पार्ट 6 की बात कर रहे हैं, यानी 6th नंबर लेक्चर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। ओके। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है कि आपके पास कुछ ड्राई ग्रेप्स हैं जिनको हमने एक्वस मतलब वाटर में सेट कर रखा है। अब व्हाट हैपन, क्या होगा बेटा, सम अमाउंट ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स गोज इनसाइड द ड्राई ग्रेप्स। ओके। एंड हेंस इट बिकम स्वेल। जैसा आप लोग मॉर्निंग में चने खाते हो तो चने आप क्या करते हो, पहले भिगोते हो पानी में, तो पानी में भिगोने से चने स्वेल कर जाते हैं। इसका मतलब ये जो चने हैं या जो अपना ड्राई ग्रेप्स है, इनके इनसाइड वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं और इसी प्रोसेस का नाम ऑस्मोसिस रखा गया है। यानी इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जैसा आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि बाहर का कंसंट्रेशन वाटर में जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत ही कम है, और ग्रेप्स के अंदर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करता है। इस ड्राई ग्रेप्स के जो बाहर का सबसे बाहरी सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाय विच या इन विच वेरी टीनी पोर्स आर प्रेजेंट। और इतने छोटे पोर्स होते हैं बेटा कि उसमें से सोल्यूट के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। ओनली और ओनली कौन से पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं? केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। ओके। तो आपने देखा कि अपना जो ग्रेप्स था वो स्वेल कर गया वाटर में रखने से। तो ये किसकी वजह से हुआ है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। या आप अगर पिकल्स को, मैंगो के छोटे छोटे टुकड़ों को आप क्या करिए, कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में डाल दीजिए, तो आप देखेंगे इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा। ओके। जब हम लोग पिकल्स बनाते हैं
तब भी हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस का यूज करते हैं। या आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, इसमें फ्लावर पॉट रखा गया है, तो इसमें भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। और इसमें आप देखेंगे कि फ्रेश वाटर यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके स्टेम में ऑस्मोसिस के थ्रू ही जाते हैं। ओके, तो इन तीनों एग्जाम्पल से अब आप ऑस्मोसिस की प्रोसेस को समझ चुके होंगे। हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से दैट ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस, spontaneous process in which solvent molecules move from lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane. Okay students, which means in case of osmosis the requirement of semi permeable membrane is नेसेसरी। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में एक तरफ साल्ट वाटर रखा गया, एक तरफ फ्रेश वाटर, और बीच में ये जो येलो कलर का है इसको हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना रखा है। अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं कि वेरी टिनी पोर्स हैं, इसमें Cl के पार्टिकल्स नहीं जा सकते बाहर, Na के नहीं जा सकते, बट वाटर के मॉलिक्यूल्स जो ब्लू कलर के हैं ये आ सकते हैं। तो देखिए जो साल्ट वाटर इसमें Na और Cl प्रेजेंट है, बट फ्रेश वाटर में वाटर ही सिर्फ है। तो कौन से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं? वाटर के यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर की तरफ मूव कर रहे थे। इसी प्रोसेस का नाम ऑस्मोसिस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपने कॉपी में इनको नोट करते चलिए ताकि साथ के साथ आपका नोट्स भी तैयार रहे। और याद रखिएगा, किसी भी वीडियो को अगर आप 5 बार देख लेते हैं तो गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, रट जाएगा। इसमें से कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जो आप कभी भी भूलेंगे, और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए हर वीडियो को मिनिमम 5 बार आप देखिए। ओके, 5 टाइम्स आप इनको रिपीट करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 2 तरीके की हो सकती है। एक तो नेचुरल होती है जो हमको जैसे ओनियन से मिल सकता है, और भी तमाम जो है हमारे पास जितने भी टिश्यू वगैरह हैं जैसे एग मेम्ब्रेन हो गया, इन सब से मिल सकते हैं। और एक हमारे पास आर्टिफिशियल भी होता है जिसको हम लोग मैन मेड बोलते हैं, हम इनको बना भी सकते हैं। ओके, क्लियर है? आप सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ोगे, कोलियोडोन है ना, तो उनका यूज होता है। जैसे सेलोफेन मेम्ब्रेन है, तो सेलोफेन मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये कैसा है? ये नेचुरल नहीं होता है, ये मैन मेड होता है, और इसको हम लोग बनाते हैं लेबोरेटरीज में। ओके, सो SPM के थ्रू ही ऑस्मोसिस की प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है। इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है, एक तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और सेकंड इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, और आपका जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। और मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का होता है। सोल्यूट के पार्टिकल्स इसमें मूव नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज जो पोर्स होते हैं SPM के वे बहुत ही टिनी होते हैं। और अगर आप साइज की बात करें, अब देखिए इस यू शेप की जो ट्यूब है इसमें मूवमेंट होगा, मूवमेंट SPM के थ्रू होगा, और जो अपने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो आप देखेंगे इसका लो कंसंट्रेशन वाला पोर्शन डिक्रीज होता जाएगा और हाई कंसंट्रेशन में वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए ये प्रोसेस कब तक चलती रहती है? जब तक दोनों तरफ के कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। अगर इक्वल कंसंट्रेशन जब हो जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। ओके, यानी ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस तब तक चलती रहती है लोअर कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन के बीच में, जब तक दोनों तरफ
क्या ना सेम हो जाए, इनकी कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। यानी अगर एक तरफ लो कंसंट्रेशन है और एक तरफ हाई कंसंट्रेशन है तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। ओके बेटा, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर आप इस पर एक प्रेशर अप्लाई करें तो मिनिमम प्रेशर हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ, वो मिनिमम प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए। जैसे मॉलिक्यूल आपका लो से हाई की तरफ जा रहा था बेटा, आपने इस पर पाई प्रेशर अप्लाई कर दिया और पाई प्रेशर अप्लाई करने के बाद आपने देखा एसपीएम के थ्रू जो मॉलिक्यूल जा रहे थे हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के, वो अब स्टॉप हो चुके हैं। तो इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की आप डेफिनेशन बना सकते हैं, द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई। क्लियर है बेटा? अब आपके पास 2-3 कंडीशंस और भी आएंगी। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू पाई देन क्या हो सकता है, देन आपका ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगा। बट इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई, तब क्या होगा बेटा? तब आप ये समझिए कि जब आप इस हाई कंसंट्रेशन वाले कंटेनर पे पाई से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन, तो इसमें से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और इस प्रोसेस का नाम हम लोग रखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इट इज़ वेरी यूजफुल टू कन्वर्ट सैल्ट वाटर इनटू फ्रेश वाटर। आप लोग अपने घरों में, जो आपके घरों में आरओ लग रहा है, उस आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस काम में आती है। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है और एट गिवन टेम्परेचर। सो वी कैन से दैट पाई इज इक्वल्स टू CRT, ओके, वेयर R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको बेटा केल्विन में लेना है यहाँ पे, और C फॉर कंसंट्रेशन, यहाँ मोलरिटी की बात होगी, मोल पर लीटर की। ओके, यानी जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम मोलरिटी टर्म यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात यह आती है कि इसके पहले वालों सारे में हम लोग स्मॉल m यूज किए हैं, यहाँ पे हम लोग कैपिटल M का यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बेटा यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर भी वेरिएबल माने हैं, टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल M यानी मोलरिटी का टर्म लेकर के चलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मोलरिटी को N2 डिवाइड बाई V लिखा हुआ है, यानी मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो पाई इज इक्वल टू N2 RT डिवाइड बाई P। इफ W ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मोलर मास M2 इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन, देन क्या हो सकता है, N2, वी नो दैट N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। किसी का अगर मोल निकालना है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करना होता है। इसी चीज़ को हम अपने इस प्रीवियस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा W2 इंटू R इंटू T, क्यों बेटा, डिवाइड बाई M2 इंटू V, और V अगर आप ml में लेंगे तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ओके, सो सब कुछ क्लियर हो चुका है। पाई इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T डिवाइड बाई M2 इंटू V। याद रखिएगा यहाँ पे V क्या है, V हमारा लीटर में है। ओके, अगर ये ml में आप लेंगे तो आपको 1000 से ऊपर की साइड में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर आप रीअरेंज करेंगे तो आप M2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और बेटा याद रहे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इससे हम लोग बल्कि मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, इनके मोलिकुलर मास को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यानी पॉलीमर्स की जो मोलिकुलर मास होगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, उसकी मदद से हम लोग प्रोटीन्स या पॉलीमर्स जिनके मोलिकुलर मासेस बहुत ज़्यादा हैं,
उनको, या मैक्रो मोलिक्यूल्स आप बोल सकते हैं, उनके हम मोलिकुलर मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इसमें ये बताइए कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनमें आप कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रो मोलिक्यूल्स के मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने में। सो आंसर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, पाई इज इक्वल टू CRT। ओके बेटा, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके एडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या है इसकी? एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का एडवांटेज है मेजर एट रूम टेम्परेचर एंड मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज यूज इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। जहाँ पे हम लोग पहले तीनों बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलैलिटी वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग मोलैरिटी यूज कर रहे हैं। इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज हम इस इक्वेशन में टेम्परेचर को लेकर के चलते हैं। तो वॉल्यूम से कोई असर नहीं भाई, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट उसका होता रहता है। ओके, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए, और एक वीडियो लेक्चर मैं आपको और दूंगा जिसमें और ढेर सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी। आज हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे। 1 लीटर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2 × 10⁻³ atmosphere. Calculate the molar mass of the protein. इस प्रोटीन का आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। ओके बेटा, तो हम देखते हैं इसमें गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है। अब आप यहाँ पे प्रोटीन को क्या मान के चलेंगे? प्रोटीन हमारा सोल्यूट है। ओके, और इसको डिजॉल्व किया गया एक्वा सोल्यूशन मीन्स वाटर में। तो आपको जो प्रोटीन को आप W2 मान सकते हैं। तो W2 इज इक्वल टू 10 ग्राम है, वॉल्यूम 1 लीटर है और टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है। ओके, अगर ये ml में होता बेटा तो फॉर्मूले में आपको मैंने जो बता रखा है वो 1000 से मल्टीप्लाई करते, बट जब वॉल्यूम 1 लीटर दिया गया तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है इतना? इसके बाद हमको टेम्परेचर 300 केल्विन दे दिया गया है। पाई की वैल्यू भी दी गई है, ऑस्मोटिक प्रेशर 2 × 10⁻³ ATM। ओके, अब आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास वाला फॉर्मूला रखिए, M2 इज इक्वल टू क्या होता है, जो आपको रीअरेंज करके फॉर्मूला मिला है उसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे सेट करेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे और फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप यहाँ पे R की वैल्यू याद रखिएगा, ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में रखेंगे। अगर आप यहीं पे दूसरी यूनिट लेंगे तो 8.31 भी होता है, 314 भी होता है, बट यहाँ 0.082 लेना है क्योंकि हमारा जो प्रेशर है बेटा वो ATM में। ओके, पास्कल में इसकी यूनिट इसकी वैल्यू अलग होती है गैस कांस्टेंट की, और ATM में या बार में इसकी इसकी वैल्यू होती है 0.082। ओके, अब हम M2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। M2 हमको कैलकुलेट करना है, तो W2 की जगह 10 रख दीजिए, R की जगह 0.082 रखिए, टेम्परेचर 300 केल्विन है, पाई की जगह 2 × 10⁻³ रखिए और V की जगह वॉल्यूम 1 लीटर रख दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ दिस कंपोनेंट। ओके, तो बहुत लंबी वैल्यू आ रही है, जैसा आप देख भी सकते हैं प्रोटीन्स का मोलिकुलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है और इसीलिए इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। हमारा जो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की। देखिए आपके सामने डायग्राम में हमने बीकर में 2 कंसंट्रेशन लिए हुए हैं। पहले का कंसंट्रेशन C1 मान लेते हैं, दूसरे का C2 मान लेते हैं। टेम्परेचर हमने T मान रखा है। अब हम दोनों के अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे तो पहले के लिए लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू या पाई 1 इज इक्वल टू C1RT एंड सेकेंड के लिए लिख सकते हैं पाई 2 इज इक्वल टू C2RT। ओके बेटा, और RT दोनों ये सब कांस्टेंट हैं, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट है। तो फिर हम लिख सकते हैं पाई 1
अपॉन पाई टू इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ओके, अब अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा कि C1 और C2 को हम इक्वल मान लें, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशंस आर सेम। एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दोनों सॉल्यूशंस की कंडीशन जो कंसंट्रेशंस हैं C1 एंड C2 बोथ आर सेम, हम इनको अगर सेम मान लें तो फिर क्या हो सकता है। अब आप सभी सोच सकते हैं कि C1 और C2 अगर आप सेम मान लेंगे तो पाई1 इज इक्वल टू पाई2 होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा। पाई1 इज इक्वल टू पाई2 हो जाएगा। तो अब जब भी दो सोल्यूशन आपको ऐसे दिए जाएं जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो क्या इनके बीच में अगर आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाएंगे तो क्या ऑस्मोसिस की प्रोसेस टेक प्लेस होगी? कोई प्रोसेस इसके बीच में टेक्स प्लेस नहीं होगी, और इसी को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। ओके बेटा, यानी अगर आपके इक्विमोलर सॉल्यूशंस हैं, सेम टेम्परेचर पे है और उनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो आप कह सकते हैं कि इनके बीच में कोई ऑस्मोसिस की प्रोसेस टेक्स प्लेस नहीं होगी, और ऐसे दोनों सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की डेफिनेशन आप बना सकते हैं, दो सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। आप ब्लड की बात करिए, जो ह्यूमन ब्लड होता है, ब्लड सेल, वो 0.9% NaCl सोल्यूशन के साथ क्या होता है, आइसोटोनिक बिहेवियर करता है, यानी वहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस टेक्स प्लेस नहीं हो सकती। यानी आप इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी लगाएंगे, फिर भी इफ़ पाई1 इज इक्वल टू पाई2 है, देन देयर इज़ नो एनी प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। आप यहाँ डायग्राम में देख भी सकते हैं, 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद आवर ब्लड सेल। ओके, तो आपको इससे ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया कि व्हाट हैपन व्हेन RBC केप्ट इन 1% सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो 1% NaCl सोल्यूशन, इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन ग्रेटर हो गया अपने ब्लड से, तो ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लड सेल श्रिंक कर जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे गए हैं और ये पूछे जाते रहेंगे। इस बार पैटर्न थोड़ा सा फिर चेंज होने वाला है बेटा। आपकी बार सारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस की जो नंबर है वो बढ़ने वाले हैं, तो आपको चीज़ों को समझना है और उनके एप्लीकेशंस को भी समझना है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस अब बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, क्योंकि इंडिया अब साइंटिस्ट चाहता है। ओके, तो जब साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें उसी तरीके की क्वेश्चंस और उसी तरीके की मेंटेलिटी आपकी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि NaCl विद कंसंट्रेशन मोर देन 0.9 सोल्यूशन अगर है तो इसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं। यानी दो सोल्यूशंस हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन अदर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ओके, अब अगर आप इसको रखेंगे ब्लड सेल को, इसमें मोर देन 9% सोल्यूशन NaCl में, तो आपकी ब्लड सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशंस में अगर आप रखेंगे ब्लड सेल को तो वो श्रिंक कर जाएगी। ओके बेटा, अब अगर ये जो है, अब अगर अपने NaCl सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हम लोग 0.9% से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, व्हाट हैपन, क्या होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उनको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आई होप कि आपको तीनों सॉल्यूशंस के बारे में बेहतरीन जानकारी हो चुकी है। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। इन केस ऑफ हाइपोटोनिक, आप देखिए यहाँ पे आपकी जो ब्लड सेल है वो ब्रस्ट कर सकती है, यानी स्वेल हो जाएगी, बिकॉज बाहर का कंसंट्रेशन क्या था, लो था, और ब्लड सेल का कंसंट्रेशन हाई था, इसलिए ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हुई, बाहर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इनसाइड द RBC चले गए और वो ब्रस्ट होने की कगार पे पहुंच गया। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है, ये भी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, कि हाई साल्ट का जो डाइट हम लोग खाते हैं, यानी खाते समय जो ज़्यादा साल्ट का यूज करते हैं, उनमें एक एडिमा नाम की बीमारी हो जाती है, क्योंकि इसमें इनके ब्लड सेल में क्या होती है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाती है, तो इसमें बीच में वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे ऐसी स्टेज को हम लोग एडिमा बोलते हैं। ओके बेटा, तो आपने इस चैप्टर में कई बीमारियों के नाम भी पढ़े होंगे। एनॉक्सिया बताया था, आप लोग सोच के देखिए कि एनॉक्सिया क्या था। एक बेंड नाम की बीमारी आपको बताई थी, वो क्या होती है, वो कैसी स्टेज होती है, इन सब के बारे में आप सोचिए, कमेंट करिए और हमें बताइए। ओके,
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आरओ के बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सॉल्ट वाटर एक तरफ है और एक तरफ फ्रेश वाटर है। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट वाटर यानी जिधर की तरफ हाई कंसंट्रेशन है उधर थोड़ा सा प्रेशर लगा रहे हैं, और प्रेशर कितना लगा रहे हैं, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे क्या होगा, सॉल्ट वाटर की तरफ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यानी वाटर के मॉलिक्यूल फ्रेश वाटर की तरफ जाएंगे। यानी यहाँ पे हम लोग जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उसको रिवर्स कर रहे हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हम सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी का नाम रिवर्स ऑस्मोसिस है। और इसका हम लोग यूज कहाँ कर रहे हैं, इसका यूज हम लोग कर रहे हैं बेटा अपने वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। जितने भी अपने पास सॉल्ट वाटर है यानी सी के वाटर को हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आरओ मैकेनिज्म। ओके बेटा, तो आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे वन हाफ फैक्टर की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।